हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन बैंक की स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। इन वीडियो के अंदर हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते हैं, जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इन क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे और एग्ज़ाम में पाएंगे, और अगर अच्छे से आपको लिख देंगे इनको तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे। सबसे पहले नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इन दो प्रकार के स्रोतों को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हम प्रकृति के अंदर देखते हैं, प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधन प्रदान किए हुए हैं, जैसे हवा है, जल है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, और ज़मीन से निकलने वाला कोयला है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सारे के सारे संसाधन जो होते हैं प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिए हुए हैं। अब इन संसाधनों का देख रेख करना, इनको बचाना, इनका कम से कम यूज करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी आधार पर हमने संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन होते हैं जो कि बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी कि कभी समाप्त नहीं होते हैं। उनको हम क्या करते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये कभी समाप्त नहीं होती है। सूरज से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कभी समाप्त नहीं होती है। हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट सोर्स भरा हुआ है, उसका अनंत ऊर्जा के भंडार हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। पवन जो होती है, हवा चलती है, आंधी तूफान आते हैं, चक्रवात आता है, ये सब भी क्या है? इनसे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो हमारे पास कभी समाप्त नहीं होती है। इनको हम बार 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 इस्तेमाल करें तो भी ये ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जो हमारे पास सीमित मात्रा में होते हैं और जिनके निर्माण में, पुनर्स्थापन में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और अगर हम उनको अनियंत्रित रूप से इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो एक समय आने पर समाप्त हो जाएंगे। ऐसे स्रोतों को हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, सीएनजी गैस है हमारे पास, एलपीजी है, ये क्या होते हैं? हमारे पास लिमिटेड मात्रा में होते हैं, और अगर कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ ख़त्म हो जाएंगे ज़मीन के अंदर तो ये भी हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो दूसरा समाप्य या अक्षय। समाप्य भी वही होता है जो कि एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाते हैं और जिनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? समाप्य स्रोत कहते हैं, और इनकी स्थापना करने में लाखों साल लग जाते हैं, तो इनको समाप्य भी कहते हैं। या अनवीकरणीय या समाप्य जो स्रोत होते हैं वो एक ही बात होती है, और जो अक्षय या नवीकरणीय स्रोत होते हैं ये दोनों एक ही बात होती है। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, उनको हम अक्षय स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत भी कह सकते हैं, अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे पवन है, जल है, सौर ऊर्जा है, इनको बार बार लंबे समय तक हम उपयुक्त कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इनको हम अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। अभी मैंने बताया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनको हम बार बार लंबे समय तक इस्तेमाल करते चले जाते हैं तो भी वो समाप्त नहीं होते हैं। जैसे जल ऊर्जा होती है, जल जब बहता रहता है तो उसमें जो ऊर्जा होती है, बहते जल से हम बहुत प्रकार को उसको यूज कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, पवन चक्की चला सकते हैं, और ऊंचाई से जब नीचे बहता है तो समुद्र में चला जाता है, और समुद्र से जल चक्र जो होता है फिर वाष्पित होकर वायुमंडल के अंदर चला जाता है। इस तरीके से ये जो होता है जल चक्र के कारण जल कभी समाप्त नहीं होता है और प्रकृति में ऊर्जा प्रदान करता रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। पवन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है प्रकृति के अंदर, कभी समाप्त नहीं होती है, और इसके कारण जो चक्रीय प्रक्रमों के कारण प्रकृति में पवन भी जो होती है उत्पन्न होती रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। यानी हम इसको बहुत लंबे समय तक अगर इस्तेमाल करते रहें तो भी ये समाप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सौर कुकर का उपयोग करने से क्या लाभ तथा हानियाँ होती हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता होती है? तो पहले तो बच्चों हम देखें कि सौर कुकर होता क्या है। सौर कुकर एक ऐसी संरचना होती है जिसमें खाना पकाया जाता है किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा। अब इसके लाभ देखते हैं। सबसे पहला लाभ होता है कि सूर्य के प्रकाश से जब सौर कुकर के द्वारा भोजन पकाया जाता है तो इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, जो कि भोजन के लिए भी फायदेमंद होता है और हमारी प्रकृति के लिए भी फायदेमंद होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। सौर कुकर का जो उपयोग होता है बहुत सस्ता होता है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो होती है हमें प्रकृति के द्वारा सूर्य से प्राप्त होती है। इसके लिए हमें अलग से कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। और सौर कुकर का जो रख रखाव होता है बहुत आसान होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। कोई जैसे विद्युत से चलने वाले उपकरणों में करंट लगने का खतरा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई करंट लगने का खतरा नहीं होता है। हानियाँ क्या क्या होती हैं? रात के समय और बादल वाले दिनों के अंदर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, और वर्षा के मौसम में जब बादल होते हैं तब भी सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट इसका नुकसान होता है, ये भोजन को पकाने में बहुत समय ले लेता है। और तीसरा, सूर्य कुकर की जो परावर्तक की दिशा जो होती है लगातार उसको बदलते रहना पड़ता है, उसको सूरज की तरफ लगातार बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको सूरज की तरफ नहीं बनाएंगे तो उसको ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी। और चौथा जो होता है, सभी स्थानों पर हर समय सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए सौर कुकर के उपयोग में ये 4 हानियाँ होती हैं। और सौर कुकर के सीमित उपयोगिता वाले जो क्षेत्र होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे ध्रुवों पर जहाँ सूरज आधे वर्ष तक भी नहीं दिखाई देता है, वहाँ सौर कुकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ सूर्य की किरणें कुछ समय के लिए होती हैं, काफ़ी तिरछी होती हैं, वहाँ सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है, क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं अथवा क्यों नहीं? हाइड्रोजन जो होता है, वैसे तो आजकल जो बड़े विकसित देश हैं वहाँ पर हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। हाइड्रोजन की कारें और गाड़ियाँ बनाई गई हैं, लेकिन रॉकेट के अंदर भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन सीएनजी की तुलना में एक बहुत ही सुपीरियर ईंधन होता है, एक अच्छा ईंधन होता है। उसके कुछ कारण होते हैं। हाइड्रोजन का जो कैलोरी मान होता है वो सीएनजी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, यानी हाइड्रोजन से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन के 1 मोल से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो सीएनजी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। सीएनजी एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जबकि हाइड्रोजन ऐसा नहीं है। और सीएनजी एक ग्रीन हाउस गैस है, जबकि हाइड्रोजन जो होता है ग्रीन हाउस गैस नहीं है और हाइड्रोजन कोई प्रदूषण नहीं फैलाती है। सीएनजी के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जबकि हाइड्रोजन के दहन से ऐसी हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती है। और हाइड्रोजन जो होता है वायुमंडल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, जबकि सीएनजी जो होती है वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवन चक्की का कार्य सिद्धांत क्या है? पवन चक्की का विवरण चित्र सहित समझाइए। पवन चक्की क्या होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ हवा जो होती है पवन जो होती है वर्ष भर उपलब्ध रहती है, हर समय उपलब्ध रहती है, और जहाँ पर विद्युत की ज़्यादा उपलब्धता नहीं होती है, ऐसे क्षेत्रों में हम पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं। पवन चक्की क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें वायु की गतिज ऊर्जा जो होती है ब्लेडों को घुमाने में प्रयुक्त की जाती है। वायु जब ब्लेड के साथ टकराती है तो वहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। जैसे बच्चों के खिलौना फिरकी होती है, फिरकी की तरह के ये होती है, और इसके ब्लेडों की जो बनावट होती है विद्युत पंखे के ब्लेड के समान होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि विद्युत पंखे में जब पंखे के ब्लेड घूमते हैं तब वायु चलती है, और यहाँ पर जब वायु चक्की में पवन चलती है तो चक्की के ब्लेड घूम जाते हैं। दोनों में यही डिफरेंस होता है। जब घूमते हुए ब्लेडों में घूर्णन गति चलती है
तो पवन चक्की से गेहूँ पीसने का जो चक्की होती है उसके द्वारा गेहूँ को पीसा जा सकता है। जल पंप को चलाया जा सकता है, मिट्टी के बर्तन के चाक को घुमाया जा सकता है। इस तरीके से अनेक कार्य किए जा सकते हैं। ये पवन चक्की जो होती है हम ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ वायु जो होती है पूरे साल तेज गति से चलती रहती है, और इस प्रकार ये पवन ऊर्जा जो होती है, वायु की जो ऊर्जा होती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करती है। अब इसकी संरचना हम देख सकते हैं, ये हमने डायग्राम दिखाया हुआ है पवन चक्की का। इसमें एल्यूमिनियम के पतले चपटे आयताकार खंडों के रूप में बहुत सी पंखुड़ियाँ ये लगी हुई हैं, एक लोहे के पहिए के ऊपर लगी रहती हैं। ये पहिया जो होता है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के ऊपरी सिरे पर लगा होता है। यहाँ पर ये पहिया लगा हुआ है, ये वाला पहिया यहाँ पर लगा हुआ है, और पहिए का तल जो होता है वायु की गति की दिशा के लंबवत समायोजित हो जाता है, जिससे वायु सदैव जो होती है पंखुड़ियों पर सामने से टकराती हैं, और पहिए के अक्ष एक लोहे की क्रैंक से जुड़ा रहता है, और क्रैंक का दूसरा सिरा उस मशीन अथवा डायनमो से जुड़ा रहता है, जिससे पवन ऊर्जा द्वारा गति प्राप्त करनी होती है। ये चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर जल पंप की छड़ होती है, ये शाफ्ट लगी होती है, और ये संपर्क छड़ जल पंप छड़ के साथ जुड़ी होती है। यहाँ पर जल पंप होता है और इधर से जल भरा हुआ होता है। ये डायग्राम हम पवन चक्की का देख पा रहे हैं। अब इसकी कार्यविधि कैसे की जाती है, इस चित्र के अंदर हम पवन चक्की द्वारा पानी खींचने की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि जब ये पवन चक्की चलेगी, वायु की इधर से हवा आएगी, ये इसको चलाएगी, तो पानी जो है ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। जब पवन चक्की का जो क्रैंक होता है वो एक जल पिस्टन की छड़ से जुड़ी हुई होती है यहाँ पर, और जब वायु पवन चक्कियों की पंखड़ी से टकराती है, यहाँ पर पवन चक्कियों की पंखड़ी से टकराएगी तो चक्की का पहिया घूमने लगता है, और पहिए से जुड़ी जो अक्ष होती है वो भी घूमने लगती है, और जल पंप की पिस्टन छड़ भी, ये जो पिस्टन छड़ है ये ऊपर नीचे गति करने लगती है। जैसे जैसे ये घूमेगी, ये छड़ जो घूमेगी संपर्क छड़, तो ये पिस्टन जो है ऊपर नीचे गति करने लगेगा, और जल पंप से जो जल है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से जल आना बाहर शुरू हो जाता है। अब ये पवन चक्की जो है किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है, जब तेजी से बहती हुई हवा पवन जो होती है वो चक्की के ब्लेडों से टकराती है, तो वह हवा ब्लेडों के ऊपर एक बल लगाती है, जिसकी वजह से घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न होती है। घूर्णन ऊर्जा जो होती है इन ब्लेडों को घुमाना शुरू कर देती है, और जो ब्लेड होते हैं जब घूमते हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और पवन चक्की को विद्युत के पंखे के समान माना जा सकता है। जैसे हमारे पंखे के ब्लेड होते हैं, जो हमारा सीलिंग फैन होता है उसके जो ब्लेड होते हैं, तो उसी की तरह पवन चक्की के जो ब्लेड होते हैं वो भी उसी की तरह होते हैं। तो पवन चलती है, जब पवन चलती है तो पवन चक्की के ब्लेड घूमते हैं, और पवन चक्की के लगातार घूमते हुए ब्लेडों की घूर्णन गति से जल पंप तथा गेहूं पीसने से चक्की चलाई जा सकती है। और पवन चक्की जो होती है वो भी फिरकी की तरह पवन ऊर्जा से ही घूमती रहती है। धन्यवाद।